हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इससे संबंधित एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ लें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में, यानी गद्य के क्षेत्र में और पद्य के क्षेत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब की जानकारी उस वीडियो में दे दी गई है। तो वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में काव्य के क्षेत्र में जितने सारे युग हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की सूची मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ गद्य से संबंधित किन किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, इसकी भी सूची आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छायावाद को लेकर उपस्थित हूँ। तो छायावाद को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, इससे संबंधित वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आने वाले समय में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित जिन प्रश्नों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा उसके उत्तर को आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि छायावाद से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह क्या है। तो छायावाद से संबंधित पहला प्रश्न जो है वो उसकी समय सीमा को लेकर है और दूसरा प्रश्न छायावाद के नामकरण से है। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और भी जुड़ा है कि छायावाद की परिभाषा क्या है। तो छायावाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेषकर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो यह युग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो आप प्रश्न देखिए क्या है। छायावाद की कालावधि क्या है? छायावाद के नामकरण के संबंध में आपके क्या विचार हैं? यहाँ पर जो नामकरण के संबंध में जो विचार हैं उसी में एक और छोटा सा प्रश्न जोड़ दे रही हूँ मैं कि छायावाद के संबंध में विभिन्न आलोचकों और कवियों ने क्या परिभाषा दी है, इसे भी आप लिखें। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सारे प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैं आपको पढ़कर समझाती जाऊंगी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का यह टॉपिक जो है इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना विस्तृत है कि एक एक परिभाषा को अगर समझाया जाए तो शायद एक एक वीडियो बन जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहला क्या प्रश्न है, छायावाद की कालावधि क्या है? तो छायावाद की कालावधि क्या है, देखिए, दो महायुद्धों के बीच का समय। तो दो महायुद्ध कौन से? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो दो महायुद्धों के बीच की स्वच्छंदतावाद की कविता को छायावाद की संज्ञा दी गई है। यानी दो महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो स्वच्छंदतावाद की जो कविता है उसे ही छायावाद नाम दिया गया है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा ये स्वच्छंदतावाद है क्या? देखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि दो महायुद्धों के बीच का समय, दो महायुद्धों के अंतराल का जो समय है वही है छायावाद। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था सन 1918 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? सन 1939 ईस्वी में। यानी प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1918 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध
का अंत हुआ 1939 ईस्वी में। कहीं कहीं पर छायावाद का जो आरंभ है 1918 के स्थान पर 1920 भी दिया गया है। तो सन 1918-20 से लेकर के 1936 तक के बीच की जो कविता है वह है छायावाद की कविता। छायावाद की कालावधि क्या हो गई? प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो समय है, यानी सन 1918 1920 से लेकर 1936 का समय जो है वही है छायावाद की समय सीमा। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है कि छायावादी कविता क्या सन 1918-20 में अचानक आरंभ हो गई लिखना और 1936 के बाद छायावादी कविता का एकदम अंत हो गया? ऐसी बात नहीं है। यह कविता जो है सन 1918 और 1920 में सहसा नहीं फूट पड़ी है, बल्कि ऐसी कविताएं छायावाद से पहले भी लिखी जा रही थी और 1936 के बाद भी लिखी जा रही है। लेकिन ये जो दो महायुद्ध के बीच का जो समय है, जिसे हम लोग 1918 1920 से लेकर 1936 का समय मानते हैं, वहाँ पर छायावाद की काव्य प्रवृत्तियाँ जो है विशेष रूप से रही है, प्रमुख रूप से रही है। इसीलिए इस समय को हम लोग कह रहे हैं छायावाद। तो ये स्पष्ट हो गया कि छायावाद की समय सीमा क्या है। अब है छायावाद का नामकरण। छायावाद का नामकरण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके संबंध में विभिन्न आलोचकों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं उसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस संबंध में क्या कहा है। तो आचार्य शुक्ल का कहना है कि बंगला में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता है, अतः उसके अनुकरण पर हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाओं को छायावादी कहा जाता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि बंगला में छायावादी नाम कभी चला ही नहीं। अब देखिए, आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में भी मत का हम अंतर देख रहे हैं। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम व्यंग्यात्मक रूप से, यानी कविता न होकर उसकी छाया में स्वच्छंदतावादी नवीन अभिव्यक्ति में रचनाओं के लिए प्रयोग किया, जो कि बाद में इस कविता के लिए रूढ़ हो गया और स्वयं स्वच्छंदतावादी कवियों ने इसे अपना लिया। यानी छायावाद नामकरण किसने दिया? सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने। इसे आपको याद रखना चाहिए। अब सवाल है छायावाद क्या है। तो इस संबंध में हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इतना अधिक लिखा है और अपने विचारों को इतना अधिक अभिव्यक्त किया है कि एक साधारण पाठक इसे पढ़कर असमंजस में पड़ जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का ग्रहण दो अर्थ में किया है। क्या है दो अर्थ? पहला है आध्यात्मिकता प्रधान प्रतीकवादी हिंदी की कविताएं और दूसरा है एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या विचार हैं उसे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक सांस्कृतिक परंपरा का परिणाम है। काव्य की यह भारतीय परंपरा अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित अवश्य है, लेकिन अनुकृति नहीं। इसमें मानवीय जीवन के नवीन मूल्यों की नवीन शैली में अभिव्यक्ति हुई है। इसमें आध्यात्मिक अनुभूति, मानवतावादी विचारधारा तथा व्यक्तिक चिंतन और अनुभूति का प्राधान्य है। अब देखते हैं श्री गंगा प्रसाद पांडे जी ने क्या कहा है। श्री गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के 3 चरण माने हैं। प्रथम वस्तुवाद, द्वितीय छायावाद, तृतीय रहस्यवाद। तो पांडे जी के अनुसार यह यानी छायावाद वस्तुवाद तथा रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक ओर तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है और दूसरी ओर इसे जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण कहा है। रामविलास शर्मा का कहना है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उनके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के बारे में क्या कहा है। कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के संबंध में लिखते हैं, छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति प्रधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने की अभिव्यक्ति की छाया कांतिमय होती है। महादेव वर्मा ने इस संबंध में क्या कहा है देखिए।
महादेवी वर्मा इस संबंध में लिखती है, सृष्टि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के क्या विचार है, देखिए। सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य पल्लव की भूमिका में छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उन्होंने छायावाद को अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिज्म से प्रभावित माना है। जयशंकर प्रसाद जहाँ छायावाद को भारतीय काव्य परंपरा में रखते हैं, पंत उसे अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिज्म परंपरा में। तो यहाँ पर हम विचारों में क्या है, अंतर देख रहे हैं। छायावाद के बारे में इतने सारे आलोचकों ने और कवियों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सारे विचारों को पढ़ने के बाद छायावाद के संबंध में जो कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती है, उसकी एक सूची यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, छायावाद के संबंध में हिंदी साहित्य के आलोचकों और कवियों ने जो परिभाषा दी है, उससे हमें अनेक बातें ज्ञात होती हैं। पहला क्या है, देखिए, छायावाद में आध्यात्मिकता होती है। दूसरा, यह एक पद्धति विशेष है। तीसरा, छायावाद प्रकृति में मानवीकरण है। चौथा, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। पांचवा, यह एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छठा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सातवां, यह एक गीति काव्य है। आठवां, इसमें स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है। 9 नंबर, इसमें युगानुरूप वेदना की विवृत्ति होती है। 10 नंबर, यथोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। और अंतिम 11 नंबर क्या है, इसका मूलाधार सर्वात्मवाद है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि छायावाद के बारे में विभिन्न आलोचकों ने, विभिन्न कवियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। किसी की भी परिभाषा को हम पूर्ण रूप से छायावाद की संज्ञा नहीं मान सकते हैं। यानी प्रत्येक आलोचक ने अपने अपने विचारों को अपने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप व्यक्त किया है। कोई भी एक परिभाषा आप इसमें मान ही नहीं सकते हैं कि यही परिभाषा जो है अंतिम परिभाषा होगी छायावाद की। तो आपको क्या करना, आप इन सारे विचारों को पढ़ करके आपको निष्कर्ष निकाल करके छायावाद की परिभाषा लिखनी होगी। तो यह काम आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि हर छात्र जो है अपने अपने विचारों को यहाँ अभिव्यक्त करे। आपसे उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप छायावाद के बारे में कुछ पंक्ति, 2 पंक्ति ही सही, लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।